तो इसको डिराइव करते हैं केपलर्स लॉ को। मैं डायरेक्ट यहाँ बुक से कर रहा हूँ। देखिए, केपलर लॉ में सबसे मेन चीज़ जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम आपस में लिंक करते हैं। सबसे पहले, जब भी प्लैनेट, हमको पता है एज़ पर केपलर लॉ, जब भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमेगा तो वो इलिप्टिकल पाथ में ही घूमेगा। ये सन की पोजीशन है, ये प्लैनेट की पोजीशन है, ठीक है, ये प्लैनेट की पोजीशन है। ये हो गई सन और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियल वेक्टर बोलते हैं आर, जिसकी डायरेक्शन होती है कैप आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता है सन और प्लैनेट के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्लैनेट पे लगेगा वो सन अपनी तरफ लगेगा, अपनी तरफ लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अगर हम इस समय देखें, एंगल देखें आर और एफ के बीच में, तो वो है 180 डिग्री। तो टॉर्क हमको पता है, टॉर्क जो होता है ना, इस समय जो ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। और हाँ, ये होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा एन कैप। अब साइन 180 डिग्री, थीटा कितना है 180 डिग्री है ना, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो साइन 180 होता है 0, इसलिए टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। तो ये टॉर्क 0 आ गया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये होती है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको। देखिए, टॉर्क जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। टॉर्क 0 है, ये 0 है इस केस में, तो डी एल ओवर डी टी, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। और आपको पता है केवल कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू कांस्टेंट है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हम क्या निकालते हैं, हम एरियल वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ पर, एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, बेस इनटू हाइट से। तो बेस तो आपका ये बन गया पी पी डैश, हाइट आपकी आर बन गई, है ना, ये वाली डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा एरिया, एरिया जो डेल्टा ए, जो ये एरिया कवर किया है ना, जब प्लैनेट पी से पी डैश गया तो प्लैनेट ने कितना एरिया कवर किया, ये वाला है ना, जिसको हमने डेल्टा ए से पहले मूव किया, है ना, डेल्टा ए से हमने बताया। तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हो गया तुम्हारा कौन सा, बेस तुम्हारा पी पी डैश, और हाइट क्या बन जाएगा आर, ठीक है। तो ये आ गया आर इंटू पी पी डैश, पी पी डैश की वैल्यू निकालनी है हमको। तो पी पी डैश, जब प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तो इसके पास वेलोसिटी भी तो होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है इस समय वी, पी से पी तक जाने में टाइम कितना लगता है टी, ठीक है ना। तो डेल्टा आर, डेल्टा आर पी पी डैश जो है, पी पी डैश की जो वैल्यू है डेल्टा आर, वो किसके बराबर होगा वी इंटू डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा टी टाइम है लगा पी से पी डैश जाने में, ठीक है। वी कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे मोमेंटम के उससे, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू पी अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया हमने, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह क्या लिखा पी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ये वाला है, राइट। फिर इसके बाद यही वाली वैल्यू पी पी डैश की वैल्यू, ये वाली पी पी डैश की वैल्यू यहाँ रखो। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा हाफ आर पी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है टाइम, इस टाइम को ले आओ एरिया के नीचे, डेल्टा ए अपॉन टी कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन टी क्या हो जाएगा, दैट डेल्टा ए अपॉन टी विल बी एरियल वेलोसिटी, ये, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, दिस इज एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 इंटू एम, है ना। यहाँ देखो ना डेल्टा ए, तो 1/2 और एम ये हो गया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, जो आर क्रॉस पी। और आपने याद रखना है एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर और पी लीनियर मोमेंटम के। तो ये आर क्रॉस पी जो था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एल एंगुलर मोमेंटम में। और एंगुलर मोमेंटम हमने यहाँ कांस्टेंट वैल्यू वैसे प्रूव कर रखा है। तो एल कांस्टेंट प्रूव किया है, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट वो भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा कांस्टेंट। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ केपलर, यही तो है कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, है ना। यही तो है द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। दैट इज कि एरियल वेलोसिटी क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है।
सेकंड वाले लॉ में आपको पता है, देखो सेकंड वाले लॉ को प्रूव करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। सेकंड वाले लॉ को प्रूव करना बड़ा आसान है, क्योंकि प्लैनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट को सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mv²/r नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास gm/r। ठीक है, v क्या है? v है ऑर्बिटल स्पीड, जो कहाँ से निकलता है v इज इक्वल टू पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो v कितना हो गया? एक चक्कर काटने में कितना, अगर इसको सर्कुलर पाथ माना जाए तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? 2πr। और एक चक्कर काटने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो 2πr/T। यस, आपने यहाँ से v की वैल्यू को उठाया, यहाँ रख दिया, तो कितना v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, π² i² t² इज इक्वल टू gm/r। यहाँ से t² की वैल्यू ये आई आपके पास। अब देखो 4 कांस्टेंट, π² कांस्टेंट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट, कैपिटल है मास ऑफ सन वो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट बन गई। तो जैसे ही कांस्टेंट इसको ks से रिप्लेस कर दिया, इस पूरी क्वांटिटी को ks से रिप्लेस कर दिया, दिस होल क्वांटिटी गेट रिप्लेस्ड बाय k कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट आ गया है। अब देखो t² इज इक्वल टू ks इंटू r³, है ना। ks ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, ये तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यही तो है थर्ड लॉ, यही तो है। चलिए, थैंक यू।